नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास में होने वाली है हिंदी व्याकरण में वर्णों का वर्गीकरण। क्या होने वाला है? वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। तो इससे पहले अगले क्लास में जो कुछ भी बताए हुए थे उसको रिकॉल करा दे रहे हैं। अगले क्लास में हम बताए हुए थे उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और दिगु व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जिन व्यंजनों के जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पे रगड़ खा के निकले या उष्मा या गर्मी पैदा करे, उसी को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं। तो चार में कौन कौन सब होते हैं? तो तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तालब स का उच्चारण तालु से करते हैं, इसका वर्ग तालव्य हो जाएगा। मूर्धन्य स को मूर्धा से करते हैं, इसका उच्चारण स्थन मूर्धन्य हो जाएगा। इसका वर्ग मूर्धा से उच्चारण करते हैं और उच्चारण स्थन मूर्धा हो जाएगा, उसका वर्ग मूर्धन्य हो जाएगा। और मूर्धन्य स दांत स को उच्चारण स्थान दंत मूल से करते हैं, यानी कि दांत के ऊपर वाला भाग जो है उसी से करते हैं, दंत मूल। इसका उच्चारण स्थान दंत मूल हो जाएगा। और ह का उच्चारण स्थान जो है स्वर यंत्री, यानी कि कंठ के भीतर से होता है, उसको स्वर यंत्री कहते हैं। इसका वर्ग स्वर यंत्री हो जाएगा। स्वर यंत्र से उच्चारण स्थान करते हैं इसका। ह को काकल्य वर्ण भी कहते हैं। तो उसके बाद बताए हुए थे संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ होता है, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें जो है अक्ष, तरह, सरह, ज्ञ, ये सब जो है दो व्यंजन से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें जो है अक्ष को जो है जैसे अक्ष में क और मूर्धन्य स मिलकर के अक्ष बना हुआ है। तो दो व्यंजन से मिलकर बना हुआ है अक्ष, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसके बाद हम बताए हुए थे दिगु व्यंजन, जिसको हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। उसका डिफिनेशन हम बताए हुए थे, जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर की तरफ मृदा को स्पष्ट करता है और फिर झटके के साथ नीचे को आते हैं, इसी को हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसको हम ट वर्ग भी कहते हैं। ट वर्ग को उच्छिप्त वर्ग भी कहते हैं। इन्हें हम दिगु व्यंजन भी कह सकते हैं। र और ढ को उच्चारण स्थान जो है मृदा से होता है, इसका वर्ग मूर्धन्य हो जाएगा। तो ये जो है हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन होते हैं। ये हिंदी में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक हम बताए हुए थे। तो आज चलना है वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण जो है घोषतव्य के आधार पे घोषतव्य के आधार पे। घोष का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब यही होता है। घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है। स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, इसका अर्थ होता है घोष का अर्थ स्वर यंत्र में कंपन, स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन होना, ध्वनि का कंपन होना। घोष का अर्थ यही होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन होना।
घोष का अर्थ होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन होना, स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन होना। इसके आधार पे जो है दो भागों में बटा हुआ है, सघोष और अघोष, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। तो नंबर 1 में देखते हैं सघोष व्यंजन। नंबर 1 में अघोष, अघोष अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन हम किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन जो हम किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में ध्वनि उत्पन्न होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्र में ध्वनि, स्वरतंत्र में जिन व्यंजनों के उच्चारण स्वरतंत्र में कंपन उत्पन्न न हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कहते हैं। इसको जो है हम ये भी इसका डिफिनेशन हो सकता है अथवा में हर वर्ग का हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन तालव्य स मूर्धन्य स दंश ये सब जो है अघोष में आ जाएगा। तो ये भी डिफिनेशन हो जाएगा हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन तालव्य स मूर्धन्य स दंश, हर वर्ग का पहला दूसरा तालव्य स मूर्धन्य स दंश ये भी हो जाएगा इसका डिफिनेशन। हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन तालव्य स मूर्धन्य स दंश। और याद रखने की तरीका याद रखने की तरीका अघोष। इसको हम 12 तालव्य स मूर्धन्य स दंश भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए। इसको जो हम याद रखने के लिए 12 जो लिखे हुए हैं ये हर वर्ग का यानी कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक पहला और दूसरा यानी कि प्रथम वर्ण और प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण को याद रखना है। यहाँ पे 12 याद रखना है अघोष व्यंजन होता है। तो इसके बाद हम जो है सघोष हम किससे कहते हैं? सघोष पे चलते हैं। सघोष व्यंजन नंबर 2 में सघोष या घोष। सघोष या घोष व्यंजन
इसको जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, उसी को हम सघोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। अथवा में इसमें भी लिख लीजिए, अथवा में हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन अंतस्थ है नहीं है, यहाँ पे जो है अंतस्थ व्यंजन, ये जो है सघोष में आएगा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ये जो है सघोष व्यंजन कहलाता है। तो याद रखने की तरीका लिख लीजिए। याद रखने की तरीका में सघोष 345 अंतस्थ याद रखने की तरीका 345 अंतस्थ। ये जो है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र हम किसको कहते हैं? यहाँ हवा, ये ग्रास नली जो है, हवा जो निकलता है, श्वसन नली, ये सांस नली जो है, इसी को हम स्वर तंत्र कहते हैं। स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन कहलाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ सघोष व्यंजन कहलाता है। याद रखने के तरीका में यानी कि 345 याद रखिएगा, 345 और अंतस्थ व्यंजन उसको याद रखिएगा, तो ये जो है सघोष व्यंजन में आ जाएगा। तो इसको जो है 345, 12 और 345 जो हम कहते हैं, यानी कि क, ख, ग, घ, ङ। इसी तरह जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, प, फ, व, भ, म। ये जो पांचवा, ये जो है पहला, दूसरा,
ये जो है ये अघोष व्यंजन कहलाता है। ये दोनों अघोष व्यंजन कहलाता है और ये तीनों जो है ये तीनों सघोष व्यंजन कहलाएगा। ये तीनों सघोष व्यंजन। इसमें क वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग सब आ जाएगा। ये तीनों सघोष व्यंजन और ये दोनों अघोष व्यंजन कहलाता है। तो आज की क्लास जो है यहाँ तक है।